यह जो लॉजिक दिया जा रहा है कि यूपीए क्या है, अब ये यूपीए नहीं है, तो मैडम इसी लॉजिक के साथ हम ये भी तो सवाल कर सकते हैं कि एनडीए क्या है। ये तो बहुत ज्यादा बिखरने वाली है। कांग्रेस जो इस दिन ये वक्त जो देख रही है, उसके लिए कांग्रेस अपने आप में जिम्मेदार है। बताऊं कैसे? पहले सब्सक्राइब करो और वीडियो के अंत तक टिके रहो। ओके। पहले यह समझो कि यूपीए है क्या। देखो ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस ने यूपीए का नेतृत्व किया है, लेकिन यह अधूरा सच है क्योंकि कांग्रेस ने यूपीए सरकार का नेतृत्व किया और उस वक्त यानी कि साल 2004 और 2009 में वह उस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए किया था। साल 2014 में चुनाव हारने से पहले ही यूपीए टूटने लगा था, लेकिन तब कांग्रेस ने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि उनकी जो सरकार थी उस पर कोई बहुत बड़ा खतरा था नहीं। जाइए, कोई बात नहीं। आपको शायद पता भी होगा कि यूपीए का नाम भी डीएमके की जो नेता है करुणानिधि ने दिया था। पहले उसका नाम सेक्युलर अलायंस या फिर प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस रखा जा रहा था, लेकिन करुणानिधि ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलती हैं और कहती हैं, देखिए मैडम, तमिल में सेक्युलर का मतलब होता है धर्म विरोधी। नाम रख लो और आपको कुछ फायदा होगा नहीं, नुकसान होगा, इसलिए उसको प्रोग्रेसिव कहा जाए तो बेहतर होगा। यूपीए बनाने के बाद राजनीतिक कसरत तब के दिग्गज लेफ्ट नेता थे हरिकिशन सिंह सुरजीत ने की थी। सुरजीत इससे पहले 1996 में यूनाइटेड फ्रंट बना चुके थे। अब यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व में कई सारी रीजनल क्षेत्रीय पार्टियों का एक गठबंधन है जो 2004 के लोकसभा चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की हार के बाद अस्तित्व में आया था। इस चुनाव में कांग्रेस ने 145 सीटों के साथ भाजपा से केवल 7 सीटों पर ही आगे थी। अब भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए धर्मनिरपेक्ष पार्टियां एक साथ हुई और स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण कांग्रेस इसका नेतृत्व करने लगी। 22 मई 2004 मनमोहन सिंह ने यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वही यूपीए में शामिल पार्टी के अलग सभी नेताओं ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। जैसे शरद पवार को मिनिस्ट्री मिली, लालू प्रसाद यादव को भी, ए राजा को भी, लेकिन गठबंधन के 2 साल चलने के बाद ही यूपीए को पहला तगड़ा झटका लग गया था। तत्कालीन श्रम मंत्री केसीआर और उनकी जो पार्टी के सहयोगी ए नरेंद्र ने तेलंगाना राज्य की मांग पर सरकार छोड़ दी थी। गठबंधन को सबसे बड़ा झटका 2008 में लगा, जब भारत और अमेरिका परमाणु समझौते पर आगे बढ़ने की सरकार के रुख के कारण वाम दलों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। अब इससे सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के दौरान होता क्या है कि मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी वाले, उन्होंने अपना समर्थन देकर के मनमोहन सिंह की सत्ता को बचा लिया, मनमोहन सिंह को इस्तीफा देने से बचा लिया। 2009 में यूपीए सत्ता में लौटती है और कांग्रेस को 206 सीट मिलती है, यानी कि सरकार चलाने के लिए आंकड़ा अपर्याप्त था, तो सहयोगियों की आवश्यकता थी। तो कांग्रेस का साथ सभी पार्टियों ने नहीं, कम पार्टियों ने दिया। टीएमसी ने दिया, एनसीपी ने दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया, डीएमके ने दिया और इंडियन यूनियन ने दिया, मुस्लिम लीग ने दिया। यूपीए 1 की तुलना में सहयोगी दलों की संख्या कम हो गई थी। केवल 5 दलों ने कांग्रेस के साथ शपथ ली थी। अब मई में क्या होता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी औपचारिक रूप से यूपीए अध्यक्ष चुनी गई। अब डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष जो कि ममता बनर्जी ने इसका समर्थन किया। अब यह जरूरी है कि धीरे धीरे यूपीए में रही कई सारी पार्टियां गठबंधन छोड़ करके कई बार जा चुकी हैं, लेकिन कई पार्टियां कांग्रेस के साथ जुड़ी भी हैं। पुरानी पार्टियों में राजद, जेएमएम, एनसीपी, डीएमके, इंडियन यूनियन, मुस्लिम लीग आदि पार्टियां अभी भी यूपीए के साथ हैं। 2 साल पहले शिवसेना भी इस गठबंधन में शामिल हो चुकी है। इससे पहले झारखंड के भी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम भी यूपीए में थी, लेकिन अब वह पार्टी अस्तित्व में नहीं है। किसी जमाने में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी यूपीए के साथ थी, लेकिन 2012 के बाद वो टाटा गुड बाय सब खत्म करके चली गई, यूपीए से अलग हो गई। यानी कि यूपीए का मतलब है साझा विपक्ष होना। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि यूपीए कहां है। उसके बाद से लगातार ये बहस चल रही है कि यूपीए नहीं है, उसका कोई अध्यक्ष नहीं है। आखिरी उसकी बैठक कब हुई थी आखिरी बार, किसी को याद नहीं।
फलाना फलाना फलाना। अगर इस आधार पर गठबंधन का आकलन करना है मैडम, तो सवाल यह भी तो है कि एनडीए कहां है, उसका अध्यक्ष कौन है और उसकी आखिरी बार बैठक कब हुई थी। असलियत तो दोस्त ये है कि एनडीए भी सिर्फ कागज पर है और इसमें शामिल होने वाली पार्टियों के गठबंधन से अलग होने पर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि पतझड़ सा आ जाएगा। यह यूपीए से ज्यादा बिखरेगी। भाजपा के साथ गठबंधन में रही सबसे पुरानी दो सहयोगी पार्टी, मैंने आपको बता दिया पहले ही, उससे अलग हो चुकी हैं। दोनों पार्टियों के साथ भाजपा की घनघोर दुश्मनी चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से पहले बने एनडीए से भाजपा के साथ रही चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी कब की अलग हो चुकी है। एक समय ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो और कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस भी भाजपा के साथ थी, लेकिन अब ये दोनों अलग हो चुकी हैं। आपकी जानकारी को बता दूं भाई साहब, 2014 के बाद से ही अमित शाह एनडीए के चेयरमैन हैं और 2004 के बाद ही सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन है। यह होता है विश्लेषण। अब इतने बुरे हालात के लिए भैया कांग्रेस ही सबसे बड़ी जिम्मेदार है, यह भी मैं आपको समझा दूं। नेहरू युग के बाद से अब तक कांग्रेस में नेतृत्व से अलग 3 ताकतवर नेताओं का नाम लिया जाता था। संजय गांधी, राहुल गांधी के बीच में अहमद पटेल भी, उन्होंने अपनी अच्छी खासी जगह बना ली थी। तीनों ही नेताओं को कांग्रेस में ऐसी पोजीशन मिली कि दस्तखत के बगैर कलम चलाए ही एक इशारे पर सब नाचते रहते थे। और अगर 2004 से 2014 की कांग्रेस की अगुवाई वाले शासन की अगर बात करें तो मनमोहन सिंह ने कैबिनेट में मंत्रियों के नाम जब तय होने से लेकर के आगे पीछे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के नाम पर भी अहमद पटेल ही हामी की जो मोहर थे ना वो लगाते थे। दस्तखत करना तो रस्म अदायगी वाली बात हो गई थी। कांग्रेस में हर मर्ज की दवा कौन थे? अहमद पटेल। अब क्या है ना, स्थिति बना तो ऐसी ली, लेकिन दोषी भी कांग्रेस है। अहमद पटेल की मृत्यु के बाद 1 साल के बाद भी सोनिया एवं राहुल गांधी ने अन्य विपक्षी दलों तक पहुंचने, उनसे गुपचुप तरीके से बात करने और विपक्ष की एकता का मुखौटा बनाए रखने के लिए कोई एक प्रभावी राजनीतिक प्रबंधक की नियुक्ति क्यों नहीं की? कांग्रेस ने 2 बार मौका गंवा दिया। इसकी कोई स्वीकार्य व्याख्या नहीं हो सकती है दोस्त। चुनावी रणनीतिकार कौन है? प्रशांत किशोर को कांग्रेस में क्यों नहीं शामिल किया गया? इस पर भी सोचना चाहिए था। अगर वह वास्तव में पार्टी में शामिल होने के इच्छुक थे तो, अगर और कुछ था तो पता नहीं हमें, तो यह कमी थी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की अहमियत आज भी नेशनल पॉलिटिक्स में है दोस्त। आज भी कांग्रेस 20% वोट शेयर वाली पार्टी है, जो कि टीएमसी से 5 गुना ज्यादा है। और 10 स्टेट में कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 30% तक जाता है। टीएमसी एकदम से साइडलाइन नहीं कर सकती है कांग्रेस को। देखो, 2 बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पीके और ममता बनर्जी और पीके दोनों की स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको समझा देता हूं। पहली, ममता की इतनी लहर पैदा कर दो कि कांग्रेस का जो 13 करोड़ का वोटर है ना उनकी तरफ चला है कि मैडम आप ही हमारी, मैडम आप ही हमारी। अगर यह नहीं हो पाता है तो दूसरी बात कि कांग्रेस पर इतना दबाव बना दो कि ममता को ही अपना यूपीए का लीडर मान ले और ममता की पारी की जो शुरुआत होगी वो 13 करोड़ वोटरों के साथ होगी। कुल मिला के अब आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इन सबको देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि देखो भाई, कांग्रेस पर सीट तो है नहीं, चलो मान लिया, लेकिन वोट शेयर भी इतना कम नहीं की। थोड़ी और कोशिश, थोड़ी और लहर के बाद इसको सीट में तब्दील ना किया जा सके, ये तो सोच आपके दिमाग में आ गई होगी ना। लेट मी टॉक अबाउट द सेकंड पर्सपेक्टिव, सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी दोस्त। आप सभी को पता है कि कांग्रेस के 2019 में और 2014 के मुकाबले 9 लोकसभा सीटें ज्यादा मिली हैं, तो टोटल हो जाता है 53 सीटें। अच्छा, सीट कहां से इसको मिली है कांग्रेस को, यह भी मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं। केरला से 15 सीटें लोकसभा की मिली हैं, पंजाब से 8 सीटें लोकसभा की मिली हैं और तमिलनाडु में 8 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, लेकिन वो डीएमके के रहमो करम पे मिली है, उसकी वजह से मिली है। असम और तेलंगाना से 3-3 सीटें मिली हैं, वेस्ट बंगाल से 2 मिली हैं और 12 स्टेट में जाकर के आप देखेंगे तो 1-1 सीट कांग्रेस को मिली है। इससे मिलकर के पार्टी का 20% वोट शेयर तैयार हुआ है। अब आप कहेंगे कि बात तो सही है यार, सही चल रही है पार्टी, लेकिन मैं आपको बताऊं ग्राउंड रियलिटी आज के दिन क्या है। आपने सुना होगा ना कि भैया मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अगर आज के दिन चुनाव करा देंगे तो भैया एक तरफा जीत हो जाएगी। तो आज हम ऐसा करके देखते हैं कि आज अगर कांग्रेस की हालत को देखते हुए, आज अगर आप ये कहेंगे कि आज हम कांग्रेस को चुनाव लड़वा दें तो उनकी कितनी सीटें होंगी, तो यकीन मानना दोस्त, हालत बहुत अच्छी इनकी भी नहीं है। और आज की ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बताता हूं। पंजाब में कांग्रेस बट रही है, नॉर्थ ईस्ट में कमजोर हो रही है, तमिलनाडु में डीएम के रहमो करम पर पार्टी जिंदा है,
तो वहां पर अपना स्थायित्व बनाने के लिए उनके रहमो करम पर उन पर निर्भर होना पड़ेगा। केरल में टफ कंपटीशन है। 2019 में जो पार्टी की सीटें आई वो इन सबसे आई हैं। अगर आप ये कहें कि कांग्रेस की पकड़ इन स्टेट्स में है तो हकीकत आपके सामने ला करके रख दी है। कंक्लूजन ये नहीं है कि कांग्रेस मायने नहीं रखती। बीजेपी को खतरा अभी भी सिर्फ अगर है वो महसूस करती है तो वो कांग्रेस से करती है। याद कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन डे को, याद कीजिए मोदी जी ने बोला कि डायनेस्ट जो पॉलिटिक्स है लोकतंत्र के लिए खतरा है। अभी भी कांग्रेस को निशाना साध रहे, पता है भैया यही हमारा बेड़ा गर्क करेगी। कांग्रेस आज भी अपनी आइडियोलॉजिकल पकड़ की वजह से कई सारे नेताओं को आज भी दूसरी पार्टी में जाने से रोके हुए है। ध्यान रखिएगा कि नेता भाग नहीं रहे हैं। कांग्रेस की जो वैचारिक जो पकड़ है वो आज भी मजबूत है। अपेक्षित अगर आप देखेंगे टीएमसी की, ममता बनर्जी की, उनकी क्या वैचारिकता है, अगर बंगाल के बॉर्डर के बाहर अगर एक दृष्टिकोण बना है तो वो ये है कि महिलाओं के लिए और मुस्लिमों के हितों के लिए बहुत ज्यादा काम करती है और बाकी किसी और धर्म और जाति किसी के लिए ये सोचती भी नहीं है। ये एक बन चुकी है। अगर आप ये भी सोचते हैं कि भैया मुस्लिम इकट्ठा होकर के वोट ममता बनर्जी को दे देगा देखने के बाद, तो दोस्त यकीन मानिए कि वो मुस्लिम ऐसा नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो किसी नए नवेले को नहीं, वो स्थापित व्यक्ति को वोट देगा। ये बहुत सारी पर्सपेक्टिव में आप चीजों को देख सकते हैं। लेकिन मैं लास्ट में एक चीज कहूंगा, यू कैन अवॉइड कांग्रेस बट यू कांट इग्नोर कांग्रेस। समझ में आ गया आपको? कमी, खामी, खूबी, 3 चीज मैंने आपको बता दी। और आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई मैं इस चैनल पे तो नहीं देता, लेकिन मेरा दूसरा चैनल है वैभव शर्मा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में जाकर आप देख सकते हैं। वहां पे कमेंट के रिप्लाई धड़ाधड़ तरीके से दिए जाते हैं। भाई i9 न्यूज इंडिया को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। पेट्रियन मेंबरशिप लीजिए, यूट्यूब मेंबरशिप लीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन सशक्त बनाइए। अपील, ये महा अपील आपके सामने मैं कर रहा हूं। और इस वीडियो को आप 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।